हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू हाउ टू। एंड गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द फैंटेबुलस रिस्पांस। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यारा रिस्पांस दिया एंड विद इन 2-3 डेज हमारे चैनल को हम लोग ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पर टच कर चुके हैं। एंड दूसरों के मुकाबले बहुत कम है, बट स्टिल जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड गाइस, आज का वीडियो जो मैं लेकर आ गया हूं, खैर आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्म 2 एग्जाम की। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, अभी जिस हिसाब से कोविड के केसेस, ओमाइक्रॉन के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, क्या टर्म 2 होगा? तो देखो, अभी अभी एक स्टेटमेंट आया है हमारे जो सीबीएसई और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इनका एक स्टेटमेंट आया है कि अगर इस तरीके से केसेस बढ़े और अगर मार्च अप्रैल तक ये सिचुएशन रही तो हम सोच सकते हैं इसके बारे में कुछ करने का। लेकिन अभी अभी मैंने ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा था, उसमें उसने बहुत प्यारा इवैल्यूएशन दिया है और ध्रुव राठी ने हमें बताया है उस वीडियो के अंदर कि भैया, ये ओमाइक्रॉन के केसेस जितना शार्पली ऊपर जा रहे हैं उतना ही जल्दी नीचे आ रहे हैं। मतलब कि इसका जो पीक लेवल तक जाना और वापस नीचे आने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। प्लस वहां पर डेल्टा ऑलरेडी खत्म हो गया है। दैट मीन्स अगर इंडिया में पीक आता भी है तो गाइस आप मान के चलो फरवरी एंड तक इससे खत्म होने के चांसेस है। मतलब मार्च अप्रैल के मंथ में तुम्हारी लग जाएगी। तो सबसे पहली मेरी सारे स्टूडेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है, आपका नुकसान होगा। अगर आप कोरोना या इस महामारी के भरोसे रहते हो कि शायद एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी, शायद ऑनलाइन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप लोग इसके भरोसे बैठे तो आखिरी के 10 दिन 15 दिन में जब तुम्हारे माथे पे बम फूटेगा कि भैया एग्जाम हो रही है, तब दौड़ते नजर आओगे। इसीलिए मेरी बात मानो, बिल्कुल भी किसी के भरोसे नहीं बैठना। बिल्कुल हमको ये नहीं सोच कर रखना है कि एग्जाम नहीं होगी। 99% एग्जाम होगी। आज इस समय मध्य प्रदेश में हमारी जो इंदौर की डीएवीवी यूनिवर्सिटी है, उसमें इतने ज्यादा हाई केसेस में भी बच्चों की एग्जाम ऑफलाइन हो रही है। तो अब आप समझ जाओ, गवर्नमेंट्स आर रेडी टू टेक द एग्जामिनेशन इवन इन वर्स्ट कंडीशन। तो बिल्कुल भी अब इस भरोसे मत बैठना कि एग्जाम नहीं होगी, आप तो ये मान के चलो कि एग्जाम होगी। तो इसीलिए आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं टर्म 2 एग्जाम की स्ट्रेटेजी। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि 2 से 3 दिन पहले सैंपल पेपर लॉन्च हुआ था टर्म 2 का। और टर्म 2 के सैंपल पेपर में हमें क्या बताया गया है? टर्म 2 के सैंपल पेपर में हमें बताया गया है कि कुछ 35 नंबर का ये पेपर होगा। हम लोग सब जानते हैं 2 घंटे आपको इसके अंदर मिलेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होंगे, यानी एग्जाम थ्योरी बेस्ड होगा। आप लोगों ने टर्म 1 जैसा कि एमसीक्यू बेस्ड दिया था, अब हमारा टर्म 2 थ्योरी बेस्ड होगा। इसके अंदर टोटल गाइस आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए बी सी। कोई चॉइस नहीं है। हाँ, इंटरनल चॉइसेस आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगी, लेकिन आप लोग ये मान के चलो 12 में से 12 क्वेश्चन करने। सेक्शन ए में आपको 3 सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। टोटल सेक्शन ए से आपको 6 नंबर मिलेंगे। सेक्शन बी में आप लोगों को टोटल 8 सवाल मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 8 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसलिए 8 3 24। यहां पर आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। मतलब सेक्शन बी मेरे हिसाब से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं। एंड गाइस, सेक्शन सी जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 12 वाला, उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और ये सेक्शन 5 नंबर का होगा। गाइस, ये वाला सेक्शन आपका केस बेस्ड हो सकता है, या मैं कहूं आपका पैराग्राफ वाला सवाल आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। सैंपल पेपर में दिया भी है, केमिकल काइनेटिक्स में से इसका सवाल आया था। तो हम लोगों को हमारा प्रेपरेशन इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग करना है। नाउ गाइस, अगर मैं आज से, आप आज जो वीडियो देख रहे होगे, आज 20 तारीख है। अब अगर गाइस हम 20 तारीख से जोड़े और मैं ये मान के चलूं कि हो सकता है हमारी एग्जाम 23 मार्च को हो, 23 मार्च, तो गाइज हमारे पास में एक्सपेक्टेड 60 से 63 डेज है। आप एक काम करो, आप 63 डेज का टाइम तो मिनिमम मान के चलो। अभी आपकी एग्जाम में इतने दिन का टाइम तो है, आराम से है।
इतनी जल्दी अभी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी, अभी कोविड चल रहा है, फरवरी मिड तक या फरवरी एंड तक ये कंट्रोल में आएगा, उसके बाद फिर एग्जाम्स के बारे में सोचा जाएगा। फिर भी आप मान के चलो मोटे मोटे तौर पर आपका जिस तारीख को केमिस्ट्री का पेपर होगा तब तक लगभग 60 से 65 डेज आपके पास में होंगे। अब गाइस एज यूजुअल मैंने मेरे प्यारे गुलगुलों को, मेरे प्यारे बच्चों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। अभी इस समय कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने टर्म 2 पढ़ना भी शुरू नहीं किया होगा, किताब भी खोल के नहीं देखी होगी और टर्म 1 के सदमे से उभर रहे होंगे, जीरो प्रिपरेशन वाले। टर्म 2 वाले बच्चे ऐसे होंगे, सॉरी सेक्शन 2 वाले, या मैं कहूं सेकंड कैटेगरी के ऐसे बच्चे होंगे जिनका हल्का फुल्का प्रिपरेशन होगा, यानी थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। और तीसरे बच्चे, तीसरी कैटेगरी के बिल्कुल पढ़ाकू बच्चे होंगे जो बिल्कुल भिड़ गए होंगे, जिनके कमेंट्स मुझे ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री के अंदर मिलते हैं कि सर ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हो गया। तो गाइस 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आ रहे हो, मुझे अभी इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास में सफिशिएंट टाइम है, यानी कि अगर आपका प्रेपरेशन 0 भी है तो भी आप पढ़ाकू बच्चों के लेवल पर आ सकते हो। और अगर आप पढ़ाकू बच्चे हो और अगर आपने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो हो सकता है कि आपका मार्क्स 0% वाले प्रिपरेशन वाले बच्चों जैसा हो जाए। और मीडियोकर वाले तुम खुश मत हो, तुम इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो गाइस 63 डेज का हम लोग प्लानर बनाकर, टाइम टेबल बनाकर काम करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को, अगर हमारे केमिस्ट्री में 35 में से 35 मार्क्स चाहिए, इनफैक्ट नॉट इन केमिस्ट्री, मैं इसे एक चैप्टर बेस्ड क्यों रखूं, मैं इसे ओवरऑल एक जनरल केस में बात करूं ना, मैं पूरे टर्म 2 की बात करूं, तो अगर आप जनरली टर्म 2 में हर सब्जेक्ट में 35 में से 35 लाना चाहते हो तो गाइस सबसे पहले आज आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाना चाहिए। सर मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं? देखो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास में आज 63 डेज है, 63 डेज है, एंड केमिस्ट्री में मेरे पास में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रो, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, 7 चैप्टर आ रहे हैं। मतलब मैं 9 डेज दे सकता हूं एक चैप्टर को मैं 9 डेज दे सकता हूं, बहुत आराम से मैं 9 दिन दे सकता हूं। तो अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा टाइम टेबल बनाते हो। अभी क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास में, अभी मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं करूंगा कि पहले ये चैप्टर करो, फिर ये चैप्टर करो, फिर ये चैप्टर करो, वो गोली बाद में दी जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। हम पहले प्रिवेंट हो जाए ना, क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिरी में 4 चैप्टर पढ़ के हाउ टू गेट 20 मार्क्स आउट ऑफ 35, वो वीडियो मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि 35 में से 35 कैसे ला सकते हो। गाइज आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, ऑप्शनल हो, 63 दिन का टाइम तो अप्रोक्सीमेटली सब में है। तो गाइज आप देख लो कि कितने चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं। 63 डेज है, डिवाइड करो, पता चल जाएगा एक चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है। कुछ नहीं करना है, पर डे आप लोगों को पर सब्जेक्ट मिनिमम 2 आवर्स तो देने हैं। 2 आवर्स देने किस किस को? पी, सी, एम या बी को। यहां पर मैंने ऑप्शनल और इंग्लिश नहीं गिना है। ऑप्शनल एंड इंग्लिश यूजुअली आप अगर पढ़ना बिफोर 15 डेज भी शुरू करोगे एग्जाम के तो भी हो जाएगा, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन हमारे जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए तो आप लोगों को पर डे 2 आवर देने। अब सर ये 2 आवर देने हैं तो हम लोग हमारी कोचिंग का कब पढ़ेंगे, हम लोग हमारे स्कूल का कब पढ़ेंगे, हम लोग हमारी सेल्फ स्टडी कब करेंगे? तो गाइस देखो ये जो 2 आवर्स मैंने रखे हैं, डेफिनेटली ये 2 आवर्स में आप लोग मेरे YouTube चैनल से, मान लो ग्रेविटी सर्कल से आप पढ़ रहे हो, तो ये 2 आवर उसमें इंक्लूडेड है, ये 2 आवर्स उसमें इंक्लूडेड है। आप क्या करो, एक दिन में यूजुअली मेरा 1 घंटे का या 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, आप वो देख लो। आप वो देखने के बाद में आप उससे अपने नोट्स बना लो, एक बार उसको रिवाइज कर लो। तो 9 दिन को आप ऐसे डिवाइड करो कि 9 में से मैं शुरू के 5 दिन सर के लेक्चर्स देख के, सर के वीडियोस देख के अपने साथ में नोट्स बना लूंगा। नोट्स बनाने के बाद मैं 6th और 7th डे
मैं उन नोट्स को रिवाइज करूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और आखिरी के दिन में यानी 8वें और 9वें दिन मैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो ये आपको टाइम टेबल बनाना है। ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे कि सर टाइम टेबल बनाने की स्ट्रेटेजी दो, तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। सेकंड गाइस, फोकस ऑन एनसीईआरटी। देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोग 10 किताबों की तरफ जाओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। एक बहुत अच्छी कहावत है, एक वक्त पे अगर आप 2 नाव पर पैर रखने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। या तुम अजय देवगन नहीं हो जो 2 कार पर एक साथ पैर रख के चलोगे। वी आर नॉट अजय देवगन, वी आर नॉट जुबा केसरी। हम एक नॉर्मल इंसान है, हम रोहित शेट्टी के दोस्त नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ एक किताब पर फोकस रखेंगे, एनसीईआरटी। सोचो जब नीट और जेई एनसीईआरटी से क्लियर हो जाती है तो टर्म 2 क्या चीज है। सैंपल पेपर का अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा हो तो गाइस देखो सैंपल पेपर का एनालिसिस। एक सवाल बता दो मुझे जो कोर्स के बाहर है, एक सवाल बता दो जो एनसीईआरटी की लाइन से बाहर है, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। पूरा टर्म 2 का पेपर आपका एनसीईआरटी से बनकर आएगा। तो एनसीईआरटी के अलावा कोई और किताब पर फोकस नहीं करना है। तो सर अगर हम लोग प्रिपरेशन करें तो क्या हम आपके यूट्यूब चैनल पर डिपेंड कर सकते हैं? 100%, 100% आप केमिस्ट्री के लिए ग्रेविटी सर्कल पर डिपेंड कर सकते हो। ग्रेविटी सर्कल पर एनसीईआरटी को ऐसा पढ़ा दिया है मैंने, ऐसा पढ़ा दिया है कि घोल के पी जाओगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। उसके बाद में क्या करना है, एनसीईआरटी रीड कर लो। जब आप मेरे वीडियो से पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी रीड करोगे आपको लगेगा सब आ रहा है। देन एनसीईआरटी के अंदर सर क्या करना है, एनसीईआरटी के अंदर जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है वो है इसके एक्सरसाइज एंड इनटेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने एक्सरसाइज और इनटेक्स्ट क्वेश्चन इसके करना चालू कर दिए मजा आ जाएगा। सर एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहां से करूं? अगेन मैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल पर रोज शाम को 8 बजे लाइव आता हूं और वहां पर एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहा हूं। क्लास 12th के लिए मैं भी सरफेस केमिस्ट्री करवा रहा हूं, फिर उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, डीएनएफ ब्लॉक करेंगे। हम 8 बजे ऑल्टरनेट डेज आते हैं, एक दिन एक दिन 11th, एक दिन 12th। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये चीज काम की है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो गए। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भटकना बंद करो। डोंट गो फ्रॉम वन एजुकेटर टू अनदर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज उन्होंने फॉर एग्जांपल वेदांतु के एक चैनल पर पढ़ लिया, एक दिन अनअकैडमी के एक चैनल पर पढ़ लिया, एक दिन फिजिक्स वाला पर चले गए। फिजिक्स वाला के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, अनअकैडमी के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वेदांतु के भी बहुत सारे चैनल्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं यार, पता नहीं कौन कौन से चैनल्स हैं। कभी ग्रेविटी सर्कल पर आ गए, मैं अपना भी नाम लिखूं ना, मैं अपना नाम क्यों छोड़ू, ग्रेविटी सर्कल पर आ गए। ऐसा मत करो यार, हर टीचर अलग है और YouTube पर अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको मालूम है कि उसकी इज्जत के धूले 2 मिनट में हो जाएंगे, तो लगभग सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर वेदांतु वाला ठीक पढ़ा रहा है तो अनअकैडमी वाला अच्छा पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला ठीक ठीक पढ़ाएगा, ग्रेविटी सर्कल वाले सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे क्योंकि वो अकेले केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अपने को लोड नहीं है। तो मैं एक बता रहा हूं, एक जनरल बात बता रहा हूं कि आप भटकना बंद करो। देखो जितना भटकोगे उतना टाइम वेस्ट होगा। आज एक लेक्चर देखने में एक बच्चे का मिनिमम आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त खत्म हो जाता है। गाइज आप लोगों की इतनी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, आप इतनी देर नहीं बैठ सकते कि आप एक लेक्चर अटेंड करने के बाद में दूसरे एजुकेटर का लेक्चर अटेंड करो। अब आपने उससे पढ़ा, आपको उसका समझ में नहीं आया, आप उठ के चले गए, आपका दिन बर्बाद हो गया। तो अगर आप ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ रहे हो ना तो भरोसा करके पढ़ो ना। ग्रेविटी सर्कल पर पिछले सेशन के मैंने इतने बढ़िया लेक्चर अपलोड किए हुए, सेशन 2021 के, कि उतने बढ़िया लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो तो आप अनअकैडमी पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एजुकेटर पर चिपक के पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे पढ़ो, भाई मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं बायो नहीं पढ़ा रहा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा। अगर तुमको मैथ्स वेदांतु का जमता है वहां से पढ़ लो, फिजिक्स वाला से पढ़ लो अगर जम रहा हो तो, केमिस्ट्री तुम मेरे से पढ़ लो, बायोलॉजी तुम अमृता मैम से पढ़ लो, नहीं तो कहीं और से पढ़ लो, जो तुमको जम रहा हो वहां से पढ़ो। लेकिन एक एजुकेटर से चिपक के बैठ जाओ और उसी को थ्रू आउट सेशन फॉलो करो। भटकना बंद करना पड़ेगा और अपने नोट्स बनाओ। नाउ नोट्स कब काम में आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी एग्जाम नजदीक आ जाएगी, जब आपकी एग्जाम डेट्स आ जाएंगी और मान लो आपका 24 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है, 24 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है,
और आप लोगों को 20 तारीख को आप फिजिक्स के पेपर से फ्री हुए हो, तो अब आपके पास में 20, 21, 22 और 23, अब आपके पास में जो 4 दिन का समय है, ये 4 दिन में अब आप क्या मेरे वीडियोस देखोगे? नहीं, तब हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तब आप लोगों के नोट्स काम में आएंगे। यानी आज अगर आपने मेरे लेक्चर देखते हुए, या आपने मैथ्स का किसी का लेक्चर देखा, या अगर आपने फिजिक्स का किसी का लेक्चर देखा और उसके लेक्चर देख के अगर आपने नोट्स बना लिए, तो ये नोट्स इन 4 दिनों में आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। तो जो नोट्स हमेशा बनाते हैं ना हम लोग, दे ऑलवेज हेल्प्स यू टू रिवाइज। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर तरीके से नोट्स कैसे बनाने की। एक बार ही नोट्स बनाए तो फिर आपको रिवीजन करने तक, एग्जाम के दिन तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज नोट्स बनाना कंपलसरी है, बिना नोट्स बनाए बुक के अंदर मार्क करके कोई नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल कोई नहीं पढ़ेगा। प्रॉपर सुंदर राइटिंग में बढ़िया नोट्स होने चाहिए, और नोट्स कैसे बनाना है, क्या बनाना है, उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अभी तुम शुरू करो नोट्स बनाना। यानी अगर आपने मेरा लेक्चर देखना शुरू किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। और उसके बाद में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर के पीछे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रफ कॉपी में इधर फिजिक्स नोट कर लिया, इधर मैथ्स नोट कर लिया, इधर बायो नोट कर लिया, नहीं। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए, चैप्टर के बाद में उसके क्वेश्चंस भी उसी में होने चाहिए, फिर नया चैप्टर शुरू होना चाहिए। तो नोट्स आप लोगों के पास में प्रॉपर होने चाहिए। एंड गाइस उसके बाद में एक सेल्फ चेक डे रखो, ये मैं पर्टिकुलरली बहुत पसंद करता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सैटरडे से पढ़ना शुरू किया, आपने सैटरडे से मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करा मैथ्स में, या अगर आपने फिजिक्स में मान लो टर्म 2 के हिसाब से आप लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करा। अब आपने इसको पढ़ने के लिए सैटरडे से लेकर आप लोगों ने इसको थर्सडे तक आपने इसको कंप्लीट कर लिया। आपके इस चैप्टर का थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल चकाचक काम हो गया है। अब गाइस सेल्फ चेक डे पर आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब सर सेल्फ चेक करने के लिए हमारे पास में कोई अच्छी किताब होनी चाहिए, तो गाइस किसी एक रिफ्रेशर को फॉलो कर लो, किसी एक रेफरेंस बुक को फॉलो कर लो। और ये रेफरेंस बुक कैसी होनी चाहिए? ये रेफरेंस बुक ऐसी होनी चाहिए कि इसमें थ्योरी ना हो, क्योंकि अगर किसी रेफरेंस बुक में थ्योरी हुई तो तुम्हारा मन एनसीईआरटी से भटक जाएगा। तुमको लगेगा रेफरेंस बुक की थ्योरी पढ़ूं, तुमको लगेगा ग्रेविटी के वीडियो देखूं, तुमको लगेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वीडियो देखूं, तुमको लगेगा एनसीईआरटी पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो गाइस रेफरेंस बुक में अगर थ्योरी है भी तो उसके पन्ने फाड़ के अभी फेंक दो। रेफरेंस बुक की थ्योरी नहीं पढ़ना है हमें, रेफरेंस बुक से सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाने हैं। तो जब हम लोग हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, जब हम हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम एक रेफरेंस बुक उठाकर एक दिन उस चैप्टर को रिवाइज करके फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे कि ये क्वेश्चन बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता, उसको मार्क करा, अलग लिख लिया। ये भी आता है, ये भी नहीं आता, हटाया, ये नहीं आता, हटाया, ये आता है, आता है, आता है, नहीं आता, हटाया। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन के टॉपिक समझो कि यार मुझे ट्रिग्नोमेट्री में यहां प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ऑप्टिक्स में ये लेंस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बायोलॉजी में ये पर्टिकुलर एंजाइम में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे केमिस्ट्री में कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर वो टॉपिक निकालो और उसको रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करो। तो सेल्फ चेक डे आपको रखना पड़ेगा हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर के लिए। तो गाइस पढ़ने को बहुत है, करने को बहुत है, करने वाला चाहिए। एंड गाइस जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। यानी कि अगर आपने एक रेफरेंस बुक ले रखी है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक रेफरेंस बुक पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड ये वीडियो क्योंकि स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, हमारे हाउ टू चैनल अभी इतना छोटा है कि इस पे कोई रेफरेंस हम लोग बुक के लिए कोई माल शाल नहीं लेंगे किसी से, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। तो रेफरेंस बुक कौन सी यूज करनी है मैं बता दूंगा, लेकिन एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। और रेफरेंस बुक का मैंने आपको चूज करने का तरीका भी बता दिया कि इसके अंदर आपके PYQs होने चाहिए, इसके अंदर आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन होने चाहिए, फिर इसके बाद में इसके अंदर आपके सैंपल क्वेश्चंस भी होने चाहिए, सैंपल पेपर होने चाहिए या सैंपल क्वेश्चन होने चाहिए, और ये सब आपकी चैप्टर वाइज होनी चाहिए।
ये सब कैसी होनी चाहिए, चैप्टर वाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सैंपल पेपर में सारे क्वेश्चन दे रखे, नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजें मुझे चैप्टर वाइज चाहिए कि अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री का इवैल्यूएशन करने जाऊं तो मुझे सरफेस केमिस्ट्री के सवाल मिलने चाहिए। और इस चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक के ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, हम इसकी थ्योरी के पन्नों को फाड़ के फेंक देंगे किताब के, हमको नहीं चाहिए इस रेफरेंस की थ्योरी। थ्योरी हम ग्रेविटी सर्कल या हमारे जो एडुकेटर हमें पढ़ा रहा है उसके नोट्स से और एनसीईआरटी से हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अलावा हम किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एंड गाइस उसके बाद में आपको रिवाइज करना है रेगुलरली। जब आपका सेल्फ चेक डे आएगा, तो सेल्फ चेक डे मैंने इसीलिए बनवाया है ताकि उस दिन आपका रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाए। जिस दिन फ्री बैठे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, केमिस्ट्री पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो फिजिक्स का रिवीजन कर लिया, जो चैप्टर पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लिया। एंड रिवाइज करने के लिए ही तो मैंने आप लोगों से क्या बनवाए हैं, नोट्स बनवाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एक तो अनहेल्दी फूड से अभी दूर हो जाओ। बेटा आप लोग सब जानते हो अभी कोविड चल रहा है, अभी ओमाइक्रोन वगैरह चल रहा है, बाहर का चाटना बंद कर दो, क्योंकि अभी आपको कोई वापस से लॉकडाउन करके घर में बंद नहीं करने वाला। अब आपको अपनी हेल्थ का खुद ध्यान देना है। अगर आज मैंने आप लोगों को 63 डेज का टारगेट दिया है और अगर आपको हल्का सा वायरल भी हो जाता है और अगर आपके 4 दिन बर्बाद हो जाते हैं, तो गाइज आप ऑटोमेटिकली इंडिया के लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे। लाखों बच्चों तो छोड़ो, अपने खुद से पीछे हो जाओगे। अपने खुद के टारगेट को अगर अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा किसी भी चीज का। इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने आप को हेल्दी रखो, घर का बना हुआ खाओ, बढ़िया खाओ, अपने डाइजेशन का ख्याल रखो, पानी प्रॉपर पियो, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, ये करो, वो करो, प्रॉपर खाओ। अच्छा खाओगे, हल्का फुल्का खाओगे, घर का खाओगे, 90% चांसेस रहेंगे कि तुम हेल्दी रहोगे। उसके बाद फिर भगवान की इच्छा। एंड टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं कि YouTube पर बहुत सारे फैन पेजेस हैं जो एक दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरे तीसरे को गाली दे रहा है। हम YouTube पर पढ़ने की जगह इन चीजों पर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि हम लोग YouTube खोलते हैं कि ग्रेविटी सर्कल का वीडियो देखें, लेकिन अगर ग्रेविटी सर्कल के बारे में किसी ने कोई गंदा वीडियो बनाया तो हम पहले उस पर जाएंगे। कोई टीचर ने अपनी पेड क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कोई शायरी मार दी तो उसके फैन पेज ने उसकी शायरी वहां पर अपलोड कर दी तो हम वो देखने जाएंगे। हमको एडुकेटर की कितनी तनख्वाह मिल रही है उससे दे लेना देना है। हमको मृत्युंजय पंड्या यूट्यूब पर कितना कमा रहा है हम वो चेक कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इससे, क्या तुम्हारा कुछ फायदा है? मान लो आज फिजिक्स वाला सर एक बैच से 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तुमको क्या लेना देना उनसे? वो पैसा तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा ना। वो तुम्हें जो नॉलेज दे रहे हैं वो लो। मैं YouTube से 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मुझे कोई उस दिन बोल रहा था आप तो बहुत छाप रहे हो, नहीं कमा रहा। लेकिन अगर मैं कमा भी रहा हूं तो तुम्हारा क्या, क्या तुम्हारा फायदा है? क्या मैं तुम्हें देने आऊंगा? क्या मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा? नहीं। तुम्हें जो नॉलेज चाहिए उससे लेना देना रखो। सेल्फिश बन जाओ पढ़ाई के लिए। हमें कोई फालतू, कोई एडुकेटर क्लास में अपनी बच्ची लेके आ जाती है तो आप खुश हो जाते हो, अरे सो क्यूट, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमने YouTube खोला है तो हम YouTube पर हमारा लेक्चर पहले पढ़ेंगे। हम पहले आज जो टारगेट लेकर बैठे पहले हम वो पढ़ेंगे, वो कंप्लीट हो जाए फिर तुमको जो करना हो करो। फिर आप मस्ती करो, मजाक करो, फैन पेज देखो, वीडियो देखो, एंटरटेनमेंट देखो, रोस्ट वीडियो देखो, कैरी मिनाटी के वीडियो देखो, इंसान के वीडियो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना टारगेट अचीव करने के बाद, उसके बाद आप खुद मेरे बारे में जानो ना। मेरे व्लॉग्स देखो, मैं व्लॉगिंग भी करता हूं। तो मैं व्लॉग क्यों करता हूं? मेरे बच्चों के लिए, ताकि तुम्हारा मन बहले, तुमको मेरे बारे में जानने को मिले। लेकिन क्या मेरे व्लॉग देखने को मैं प्रमोट करूंगा? नहीं। पहले पढ़ लो, पहले ग्रेविटी पे पढ़ लो, फिर देखना व्लॉग। समझ में आ रही बात? तो टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। ये लोग क्या करते हैं, आपका मोरल डाउन करते हैं। अरे रेंदे, मैंने तो नहीं पढ़ा, अबे एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, अरे मैं लिख के दे रहा हूं एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। नहीं, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना जो आपको डीमोटिवेट करे। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, एलिवेटेड रहना है, हेल्दी रहना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो गाइस अगर आपने इतने पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो आई कैन अश्योर यू कि भैया आप लोग 35 में से 35 नंबर लेकर आने की ताकत रखते हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन 0 भी है तो भी ये मेरी गारंटी है कि आप 35 में से 35 मार्क्स लेकर आ जाओगे। यू कैन स्कोर 35 आउट ऑफ 35, ये मेरी गारंटी है अगर आपकी प्रिपरेशन 0 भी है। तो गाइज आई होप आपको ये वाला मेरा जो
वीडियो था, पसंद आया होगा। आई थिंक थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने ज्यादा ज्ञान बांट दिया, बट जरूरी था। तो दैट्स ऑल। लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स और फेस कर रहे हो एंड उस पर आपको वीडियो चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाउ टू